आइए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसे समझते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो ध्यान से देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग करते हैं। जब कभी भी क्या स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। क्या स्टार्ट करते हैं? बिजनेस। तो जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होता है, तो बिजनेस स्टार्ट होते ही किसकी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं? कैश की ट्रांजैक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। जो कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सर कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? वो रिकॉर्ड किया जाता है बेटा कैश बुक के अंदर। कैश बुक के अंदर ये रिकॉर्ड किया जाता है और बिजनेस जो है इसे मेंटेन करता है। ठीक है, कौन बिजनेस इसे मेंटेन करता है? कैश बुक को। तो सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कैश बुक को समझना पड़ेगा कि कैश बुक होती क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कैश बुक के बारे में। तो कैश बुक के बारे में देखते हैं। तो कैश बुक बेटे होती कितने तरीके की है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो बेटा पहली होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसे क्या बोलते हैं? सिंगल। इसके अंदर मेरे बच्चे होता क्या है? ओनली कैश की जो ट्रांजैक्शंस है उसे रिकॉर्ड किया जाता है। क्या होता है? जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। किसके अंदर? सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर। बेटे दूसरी क्या होती है? डबल कॉलम कैश बुक। ये डबल कॉलम कैश बुक होती है। अच्छा, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर, सही है जी, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं होता क्या है। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होता है कि एक होता है मेरे बच्चे कैश का कॉलम और दूसरा होता है बच्चे डिस्काउंट का कॉलम। और ये जो होती हैं दोनों की दोनों जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? वो रिकॉर्ड की जाती है डबल कॉलम कैश बुक के अंदर। अब यहां पर ना एक चीज समझने वाली बात है कि कुछ स्टूडेंट्स ये देखेंगे जो क्लास 11th में है, जो क्लास 11th में है, वहां पर ना बच्चे कुछ बुक्स के अंदर जो है डबल कॉलम जो कैश बुक है उसके दो कॉलम होते हैं। एक कॉलम होता है मेरे बच्चे कैश बुक का, सॉरी कैश का, एक होता है मेरे बच्चे कैश का, और दूसरा जो होता है, वो जो दूसरा होता है वो होता है बच्चे बैंक का। तो दो कॉलम होते हैं, यानी कि कैश और बैंक के जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है वो जो है 11th क्लास में इस तरीके से कुछ बुक्स में है। बट अगर आप सीए फाउंडेशन करें या सीए करें, तो सीए के अंदर जो है आपके पास क्या होगा? डबल कॉलम कैश बुक के अंदर ये दो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। अच्छा, अब उसके आगे चलते हैं, समझते हैं। एक होता है मेरे बच्चे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्या होता है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इस ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर मेरे बच्चे क्या क्या रिकॉर्ड कॉलम होते हैं? एक होता है बच्चे कैश का, एक होता है बच्चे डिस्काउंट का, और एक होता है मेरे बेटे बैंक का। तो यहां पर जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं तीन ट्रांजैक्शंस। सही है, ये तीन ट्रांजैक्शंस यहां पर जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। अब बड़े ध्यान से समझो सर, अब हम तो सर BRS यानी बोले तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझ रहे हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए हमें क्या ध्यान देना है? हमें सिर्फ कैश बुक के बैंक कॉलम से है। जो स्टूडेंट 11th क्लास में, वो सिर्फ इस वाले फोकस पे करेंगे कि इसमें क्या प्लस एंड माइनस है। तो इसका फोकस हमें कहाँ है? BRS में यूज करना है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये रहा बैंक कॉलम सीए के अंदर, तो यहां पर ये चीज आ गई आपके पास। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सिर्फ बैंक कॉलम से लेना देना है बच्चे। ये समझना है कि बैंक कॉलम से आपको क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको हम चेक करेंगे। तो कैश बुक के अंदर ये तीन तरीके की चीजें होती हैं, उसको हमें समझना है। तो हमें
किस पे ध्यान देना है? बैंक कॉलम में, क्योंकि जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड होगी वही हमें बीआरएस में यूज होगी। अब बड़े ध्यान से समझो, यानी कि ये कहने वाली बात क्या हो गई कि भाई जो बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर क्या होता है? बैंक ट्रांजैक्शंस होती है। और जो बैंक ट्रांजैक्शंस होती है, ठीक है, वो कहां दिखाई जाती हैं? बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम में ऑफ कैश बुक। तो बीआरएस के लिए हमें सिर्फ क्या देखना है? बैंक कॉलम देखना है, वो चाहे डबल में हो चाहे ट्रिपल में। डबल में आपको मैंने बता दिया 11th क्लास के अंदर, और ट्रिपल में मैंने आपको बता दिया कहाँ होती है। ये होती है मेरे बच्चे सीए फाउंडेशन के अंदर, आप ये देखिए। अच्छा, अब ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्ड कौन करता है? ये रिकॉर्ड करता है बिजनेस कि जो बैंक की रिकॉर्डिंग है, जो भी चीज़ करते हैं, प्लस माइनस जो भी हो रहा है बैंक की ट्रांजैक्शन से, उसे रिकॉर्ड कौन करता है? उसे रिकॉर्ड करता है बिजनेस। तो ये रिकॉर्डेड बाय क्या है? बिजनेस है। वो रिकॉर्ड कहाँ पे हो रही है? कैश बुक के अंदर हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब दूसरी चीज अगर हम ध्यान से देखें कि यही जो बैंक ट्रांजैक्शन है, यानी कि यही जो सेम डाटा है, यानी कि जो भी हमने ट्रांजैक्शंस करी, सेम डाटा, सही है जी, रिकॉर्ड होना चाहिए दूसरी जगह पे भी। तो वो कौन सी चीज है? तो हम देखेंगे कि जो सेम डाटा है, जो सेम डाटा है इज आल्सो मेंटेन बाय बैंक। सही है जी। अब बेटे जो भी है, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो बैंक भी तो उसे मेंटेन करेगा ना, उस सेम डाटा को। क्लियर है? अब जहां पर वो रिकॉर्ड करता है उसकी वो एक कॉपी बनाता है, ठीक है, और वो जो कॉपी है वो किसको दे देता है? वो दे देता है कस्टमर को। किसको दे देता है? कस्टमर को। तो ये कॉपी किसको मिल गई? कस्टमर को मिल गई। क्लियर है? आई बात समझ में? तो कस्टमर को ये कॉपी मिल गई। इस कॉपी को ही मेरे बच्चे क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पासबुक। इसको क्या बोलते हैं बेटे? पासबुक। ये जो पासबुक है वो इस तरीके से नजर आती है बेटा, देखो ध्यान से, ऐसे। और उसकी जो रिकॉर्डिंग है, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं उसके अंदर से ऐसे रिकॉर्ड। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड करा जा रहा है, ये रिकॉर्ड किया जा रहा है किसके द्वारा? ये बैंक के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उसकी एक जो कॉपी है वो कस्टमर को दे दी। जो कस्टमर को कॉपी दी गई वो होती है पासबुक। अब दूसरी चीज समझते हैं बेटे, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट। दूसरी चीज क्या होती है? बैंक स्टेटमेंट। तो क्या तो आप उसे पासबुक बोल लो या बैंक स्टेटमेंट बोल लो। क्लियर है? दोनों ही एक ही बात होती है। बैंक स्टेटमेंट भी बोला जाता है और पासबुक भी बोला जाता है। लेकिन मैं टेक्निकली एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से बेटा, मैं बात करता हूं बैंक के अकाउंट की। आपका बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट मेरे बच्चे दो तरीके के होते हैं कस्टमर के, ठीक है, यानी कि एक कस्टमर है, ठीक है, उस कस्टमर का बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट बेटे दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं बेटे सिंगल, या उसे कह दीजिए सेविंग। ये होता है सेविंग। तो ये सेविंग होता है बेटा। एक होता है मेरे बच्चे करंट अकाउंट। एक होता है सेविंग अकाउंट हो गया, एक क्या हो गया? करंट अकाउंट हो गया। दो तरीके के आपके अकाउंट्स होते हैं। अच्छा, जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं ना, वो ज्यादातर क्या होते हैं मेरे बच्चे? हाउस होल्ड होते हैं, यानी कि जो घर के लोग होते हैं वो जो है क्या खोलते हैं? कुछ कंडीशंस होती हैं इसके अंदर, तो वो जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन बेटे जो करंट अकाउंट होते हैं वो किनके होते हैं? ये होते हैं बेटे बिजनेस के। क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बिजनेस के अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शंस क्या हो जाती हैं? बढ़ती रहती हैं, कभी कम होती रहती हैं। तो ये बिजनेस के जो बैंक अकाउंट होता है वो ज्यादातर क्या होता है? करंट अकाउंट। अब ये जो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है ना मेरे बच्चे, इस वाली जो स्टेटमेंट को ना क्या है आज जो बोलते हैं उसे बोलते हैं मेरे बच्चे पासबुक।
इन्हें जो कॉपी मिलती है, और इन्हें जो मिलती है मेरे बच्चे, उन्हें क्या बोला जाता है? बैंक स्टेटमेंट। अब टेक्निकली तो मैंने आपको बता दिया, बाकी वाइस वर्सा इसको यूज़ कर लेते हैं, कोई पासबुक बैंक स्टेटमेंट ऐसे बोल देता है, आपने कुछ घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों की दोनों बातें तो एक ही है, कि बैंक के द्वारा ही जो स्टेटमेंट्स या बैंक के द्वारा ही जो पासबुक कस्टमर को दी जा रही है, वो बैंक के रिकॉर्डेड चीज़ें हमें मिल रही है। क्लियर है बच्चे? यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया कि बैंक जो है हमें एक चीज़ देता है। तो अब हमारे पास दो चीज़ें क्लियर हो गई, कि जो एक चीज़ क्या क्लियर हो गई? एक चीज़ हो गई सर कैश बुक, और एक साफ साफ क्लियर हो गई हमारे पास पासबुक। तो मेरे बच्चे ये कैश बुक तो बेटा कौन है? बिजनेस रिकॉर्ड करेगा, समझ रहे? और ये कौन रिकॉर्ड करेगा? ये करेगा सर बैंक, और इसकी जो कॉपी है वो कस्टमर को दे दी जाएगी। इसकी एक कॉपी किसको दे दी जाएगी? कस्टमर को। ठीक है मेरे बच्चे, यानी कि बैंक रिकॉर्ड करेगा और इसकी जो कॉपी है वो कस्टमर को दे दी जाएगी। यहां तक क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है? जो कस्टमर है, ये कस्टमर तो वही बिजनेसमैन ही है ना बच्चे। अब ये जो कैश बुक है और ये पासबुक है, हमारे लिए ये दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होती है। लेकिन सम ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं, ये क्या होती हैं? इक्वल नहीं होती। यानी कि कैश बुक का जो भी बैलेंस है, यहां ध्यान रखिएगा, मैं कैश बुक में बेटा किसकी बात कर रहा हूं? बैंक कॉलम की। क्लियर है? ये ध्यान रखना आपने कि हम जो बात कर रहे हैं ये बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो कैश बुक का बैंक कॉलम इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए? पासबुक के। यानी कि कैश बुक का बैलेंस किसके इक्वल होना चाहिए? पासबुक के बैलेंस के इक्वल। ठीक है, मैं यहां फिर लिख देता हूं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम की। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब कुछ ट्रांजैक्शंस होती है जिन ट्रांजैक्शंस के बिहाफ पर ये क्या होता है? अलग हो जाती है। तो वो क्या चीजें वो समझ लेते हैं। तो देयर मे बी अ सिचुएशन that bank transactions as appearing in cash book may not be same as appearing in पासबुक। ठीक है, या बैंक स्टेटमेंट। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिन सिचुएशंस में क्या होता है कि बैंक का और जो कैश बुक का, सही है जी, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सेम नहीं होता। वो सिचुएशन जो है होती हैं उन्हें हम चेक करते हैं। उसके लिए जो बनाया जाता है वो क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो ध्यान से, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ध्यान से, एक है मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स है, ध्यान से समझना। सही है जी। इन्होंने क्या करा? एक चेक इशू करा। क्या करा? चेक इशू करा। ये चेक इशू करा गया। ये चेक इशू करा, किसको इशू करा? ये चेक इशू करा मिस्टर वाई को। अब बहुत ध्यान से समझना बच्चे, एक चेक इशू करा है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, दोनों के बैंक बता देता हूं। इनका जो बैंक है वो बैंक है ICICI
ये इनका बैंक है, इनका बैंक ICICI है, और इनका मैं एक बैंक बता देता हूं, वो है HDFC बैंक। अब बहुत ध्यान से समझने वाली चीजें क्या है कि मिस्टर एक्स ने अपने ICICI बैंक का चेकबुक निकाला, सही है जी, क्या निकाला? चेकबुक। चेकबुक निकाला और उस चेकबुक को फिल करके एक चेक किसको दे दिया? मिस्टर वाई को दे दिया। चेक जो है इश्यू हो गया। क्लियर है बच्चे? अब चेक इश्यू हो गया। अब हुआ क्या वो ध्यान से सुनो। जब उन्होंने वो चेक दिया, अब वो चेक कब दिया वो देखते हैं ध्यान से। तो चेक की डेट आ गई। चेक की डेट क्या है? वो चेक इशू करा है, चेक इशू हुआ है 1/8, सही है, 2024 में। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना। अब यहां पर जब ये चेक हुआ तो इन्होंने क्या करा? चेक रिसीव्ड करा। तो पहले तो इन्होंने चेक रिसीव्ड करा, ध्यान से सुनते रहना बेटा, ये रिसीव्ड करा है द चेक। अब बड़े ध्यान से सुनो, चेक इशूड कब हुआ था मेरे बेटे? चेक इशूड हुआ 1/8/2024 को। मैंने यानी कि एक्स ने चेक दे दिया वाई को, तो वाई ने भी बेटे रिसीव्ड कब करा? वाई ने रिसीव्ड करा 1/8/2024 को। अब बहुत ध्यान से समझते रहना। अब हुआ क्या कि दोनों जो है बिजनेस काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उनके हिसाब से चीजें चल रही है। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं, वो समझने वाली बातें क्या है उसे समझ लेते हैं। अब 1/8/2024 को हुआ तो ये ना रिकॉर्ड करेगा अपने बुक के अंदर जाके, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा। तो ये क्या करेगा? ही विल रिकॉर्ड, वो क्या करेगा? ही विल रिकॉर्ड दी ट्रांजैक्शंस, वो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस करेगा इन कैश बुक, अपने कैश बुक में जाके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। कौन से बेटे कॉलम में? बैंक कॉलम में। ध्यान रखना, बैंक कॉलम में ये जाके उसे रिकॉर्ड कर लेगा। क्लियर है? अच्छा, किस साइड रिकॉर्ड करेगा? अब बड़े ध्यान से देखो, चेक इशू हुआ है। चेक इशू का मतलब कि आपकी एसेट्स का कम हो जाना, तो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड। तो ये क्रेडिट साइड जो है रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। कम हो गया, ध्यान से सुनो, तो कैश यानी कि चेक जो है यहां से कम हो गया, बैंक कॉलम यानी कि बैंक जो है हम कम कर देंगे कि चेक इशू हो गया। क्लियर है? अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि यहां क्या होगा, यहां पर मेरे बेटे ये रिसीव्ड कर रहा है, ये भी अपना क्या बनाएगा? कैश बुक बनाएगा। क्लियर है? ध्यान से सुनो। अब ये कैश बुक में कहां जाएगा? ये जाएगा मेरे बेटे बैंक कॉलम के अंदर। क्लियर है? अब ये बैंक कॉलम में करेगा क्या? ये बैंक कॉलम में बढ़ा देगा कि जी मुझे मेरे को मिला है, तो ये कहां चला जाएगा? डेबिट साइड। और ये कहां है? क्रेडिट साइड। क्योंकि मिस्टर एक्स की तरफ से तो कम हुई ना एसेट्स, और मिस्टर वाई की तरफ से क्या हुई? एसेट्स बढ़ गई। कैश यहाँ मान के चलो पैसा कम हो गया, यहाँ बढ़ गया, बैंक कम हो रहा है ना, यहाँ ये हो रहा है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे एक गेम स्टार्ट होती है, वो समझते हैं होता क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, होता क्या है कि मिस्टर वाई जो है, जो थोड़ा बहुत जो है ना डिले कर देते हैं, मतलब भूल जाते हैं और उसको जो है रिकॉर्ड नहीं करते या डिपॉजिट नहीं करते। अब डिपॉजिट के नहीं करते तो होता क्या है, अब बड़े ध्यान से समझना कि जो इन्होंने जब रिसीव्ड करा, ठीक है, रिसीव्ड करने के बाद यहां पर एक चीज हुई, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। यहां पर एक चीज हुई कि भाई इन्होंने जो है रिसीव्ड कर लिया और 1 महीने तक वो कुछ भी काम नहीं करते रहे। उन्होंने क्या करा, इसको डिपॉजिट करा। डिपॉजिट बेटा ध्यान से सुनते रहना, डिपॉजिट इन द बैंक।
उन्होंने क्या करा, डिपॉजिट करा इन द बैंक। क्लियर है। अब जो बैंक में डिपॉजिट करा उन्होंने ऑन कौन सी डेट को डिपॉजिट करा, उन्होंने डिपॉजिट करा 5/8/24 को। अब बड़े ध्यान से समझो, चेक इशू कौन सी डेट को हुआ था मेरे बेटा, ये हुआ था सर 1/8/2024 को। चेक रिसीव्ड कब हुआ मेरे बच्चे, सेम डेट को सर रिसीव्ड हुआ, बट एक्चुअली मिस्टर वाई किसी कारण से उसको सबमिट नहीं करा पाए या डिपॉजिट नहीं करा पाए। उन्होंने डिपॉजिट कब कराया बच्चे, वो कराया 5/8/2024 को। तो ये कौन सी डेट आ गई, डिपॉजिट डेट। ये कौन सी डेट हो गई, रिसीव डेट। और ये कौन सी डेट हो गई, इशूड डेट। क्लियर है, आगे बात समझ में? जी सर, यहां तक तो क्लियर है। अब यहां पर एक चीज और समझो, तो अब यहां पर जब बैंक डिपॉजिट करते हैं तो बैंक में ना डिपॉजिट करते पैसा नहीं आता, तो यहां पर होता क्या है, अब वो समझते हैं। यहां पर होता क्या है, तो यहां पर बैंक क्या करता है, विल टेक्स, सही है जी, विल टेक 1 to 3 days। होता क्या है इसको समझिए ध्यान से। ऐसा होता है बच्चे कि जब चेक इशू कर दिया तो चेक इशू पे मिस्टर एक्स ने सारी ट्रांजैक्शन लिखी, साइन वाइन करे, तो अब ये चीज़ यहाँ चली गई। अब मेरे को एक बात बताओ, मिस्टर वाई ने जब डिपॉजिट करा होगा अपना जो चेक है वो कौन से बैंक में डिपॉजिट करा है, सर HDFC बैंक में। बहुत बढ़िया। अब वो HDFC बैंक क्या करता है, उसको ना स्कैन करता है, स्कैनिंग मशीन से स्कैन करता है। देन स्कैन करने के बाद वो क्या करता है, वो जो है किसको भेजता है, वो भेजता है ICICI बैंक को। ICICI बैंक क्या करता है, ICICI बैंक उसको मैच करता है कि भाई जो ट्रांजैक्शन है वो फुलफिल है नहीं है, क्या बैंक में मिस्टर एक्स के उतना अमाउंट है कि नहीं है, वो सब चीज़ें चेक करता है। चेक करने के बाद वो क्या करता है, मिस्टर एक्स का जो पेमेंट है वो पे करने के लिए HDFC को भेज देता है, HDFC पे भेज देता है, और मिस्टर एक्स का जो बैंक अकाउंट है उसे कम कर देता है। समझ रहे मेरी बात को? और पेमेंट किसको भेज देता है, HDFC को। ध्यान से समझो। अब HDFC बैंक और ICICI बैंक के बीच में ये ट्रांजैक्शन चल रही है, बातचीत चल रही है, ये काम चल रहा है, ये वर्कआउट चल रहा है। अब इसमें जो है ना मेरे बच्चे कुछ टाइम लग जाता है। वो टाइम क्या होता है, 1 to 3 days, 1 से 3 दिन इसमें लग जाते हैं। और ये जो दिन लग जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं वो समझते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं मेरे बच्चे चेक की क्लियरेंस, यानी कि चेक को क्या करवाया जा रहा है, क्लियर कराया है। तो चेक का क्लियर होना, तो मान के चलो जो चेक है वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें 3 दिन लग गए चेक क्लियर होने में, तो 3 दिन का मतलब है जो डेट आई वो डेट क्या हो गई, 8/8/2024 को। तो एक नई डेट आ गई। बात समझ रहे हैं? तो इशू डेट बेटा 1/8 थी, रिसीव डेट कौन सी हो गई, 1/8 हो गई। डिपॉजिट कब कराया, 5/8 को कराया, 3 दिन लग गए उस HDFC और ICICI बैंक के आपस में इस मैच करने में कि ये सही है या नहीं है। तो ये जो आई ये आ गई आपकी क्लियरिंग डेट। क्लियर है, बात समझ रहे हो? अब इससे होता क्या है कि यहाँ पर ये जो क्लियरिंग डेट है इससे हुआ क्या कि जो अमाउंट है तो वो जो है ट्रांजैक्शन हुई, वो ट्रांजैक्शन हुई 8 तारीख को। 8 तारीख को ये HDFC बैंक में नज़र आने लगेगा। यानी कि मैं आपको बताऊं हुआ क्या कि यहाँ पर एक चीज़ है मैं बता देता हूँ, ये है अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू मिस्टर वाइज अकाउंट। समझ रहे हैं? ये बेटे इस डेट को जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ रहे हैं? तो यहां पर अलग अलग डेट के हिसाब से चीजें हुई हैं।
तो ये जो डेट्स हैं, ये डेट जो है ना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये जो चीज़ हुई उसके कारण हुआ क्या, तो बैंक, ध्यान से सुनिएगा, बैंक विल अपडेट, अपने आप को अपडेट करेगा। ये जो डाटा है, अपडेट द डाटा ऑन 8/8/2024 को। सही है जी। तो 2024 8/8 को HDFC बैंक में मिस्टर वाई का अमाउंट नजर आएगा। ये कब नजर आता है मेरे बच्चे? हमेशा आफ्टर क्लियरिंग, आफ्टर क्लियर, यानी कि आफ्टर क्लियर वो आप इसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। यहां तक क्लियर है बच्चे? बात समझ में आ गई? तो आपके पास डेट्स आ गई हैं, इशू की डेट आ गई, चेक इशू की, रिसीव्ड की डेट आ गई, डिपॉजिट की डेट आ गई और क्लियरिंग की डेट आ गई। अब ये डेट्स हैं, इन्हीं डेट्स पे हमें ध्यान समझना है। अब समझो ध्यान से हुआ क्या। अब हम ध्यान से समझते हैं हुआ तो हुआ क्या। ऑन 8/8/2024, सही है जी, मिस्टर वाइज, सही है जी, पासबुक विल रिफ्लेक्ट द increase in balance। क्लियर है? whereas Mr. X passbook will reflect the fall in balance। अब बड़े ध्यान से समझो बच्चे, मिस्टर एक्स का पासबुक और मिस्टर वाई का पासबुक, डेट कब रिफ्लेक्ट होगी? 8 तारीख को। 8 तारीख को बैलेंस मिस्टर एक्स के अमाउंट से, एक्स के बैंक से कम होगा और मिस्टर वाई के में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई। क्या चीज़ समझ में आई सर? कि यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है। क्या चीज़ है? वो डेट्स हैं। वो डेट्स क्या है कि 1/8, सही है जी, और 5/8 के बीच की कहानी समझते हैं। तो 1/8 को क्या हुआ था? चेक इशू हुआ था। ठीक है। और यहां पर क्या हुआ था? यहां सर डिपॉजिट हुआ था। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ये कहां चेक इशू हुआ? जैसे ही चेक इशू हुआ, ध्यान रखो बेटा, 1/8 को चेक इशू हुआ। चेक इशू होते ही इफेक्ट कहां पड़ेगा? कैश बुक में। कहां पड़ेगा? बैंक कॉलम में। ध्यान से सुनो। क्लियर है? डिपॉजिट कब हुआ? 5/8 को। देन सर फिर क्या हुआ? फिर एक डेट और आ गई। वो डेट कौन सी है? वो डेट है सर 8/8 की। अब इस 8/8 को क्या हुआ सर? चेक जो है वो क्या हो गया? क्लियरिंग में चला गया था। वो क्लियरिंग हो गई। अब जब क्लियरिंग हो गई तो क्लियरिंग वाली डेट पर किसको इफेक्ट पड़ेगा? पासबुक को। ये जो चीज आई पासबुक की। ध्यान रखो। और पासबुक कौन कर रहा है? बैंक बना रहा है, कस्टमर को दे रहा है। अब मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से समझे तो भैया ये वाली जो चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड रहा, इन टाइम पीरियड्स में
1 से लेके 8 तक के बीच में जो भी टाइम पीरियड रहा, उस टाइम पीरियड में जो हमारे पास बैलेंस है, किसका, कैश बुक का बैलेंस, क्योंकि वो तो 1/8 को रिकॉर्ड हो गया था, ये 8/8 को रिकॉर्ड हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या है कि बैलेंस जो है, बैलेंस वो मिसमैच हो गए। क्या हो गए, मिसमैच। ठीक है, क्योंकि इस डेट से इस डेट के बीच में बैलेंस मिसमैच रहे। किसके मिसमैच रहे सर, कैश बुक के एंड पासबुक के। क्लियर है कि नहीं है? ये जो मिसमैचिंग रही, वो मिसमैचिंग क्या हुई, उसके जो कारण हैं वो हमें देखने हैं। तो मैंने आपको बताया इन कारण से, ऐसे कई कारण होते हैं जो मिसमैच हो जाते हैं। उसके लिए ही हम क्या बनाते हैं बच्चे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि भाई कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ये मिसमैच हैं। तो ये मिसमैच वाले कारण होते हैं। इसके लिए हमें क्या बनाना होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जितना ज़्यादा समझ में आए बहुत अच्छा, नहीं आता दोबारा सुनो और प्रैक्टिस करो बेटा। ठीक है, फिर और आगे बताते हैं।